हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मुझे पता है आप सब एस्टेट एंड रीड के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं और आज हम ईवीएस सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे थ्रू सम प्रैक्टिकल एंड एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस। प्लस मैंने पीपीटी में विजुअल्स इंक्लूड किए हैं कुछ जो लर्निंग को और इंगेजिंग और मेमोरेबल बनाएंगे। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप उसके लिए कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What is the primary source of energy for life on earth? धरती पर जो है एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? ऑप्शन को देखिएगा, विंड, सन, वाटर एंड सॉइल। तो जैसा कि हम जानते हैं सूर्य जो है, सन जो है धरती पर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है बिकॉज इट प्रोवाइड्स लाइट एंड एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड विच फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? धरती के जो एटमॉस्फेयर में है सबसे जो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन अप्रोक्स जो है 21% पाई जाती है एंड अदर गैसेज जो है 0.17 इसका जो पार्ट फॉर्म करते हैं और आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंटरेक्ट विद एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि नॉन लिविंग एंड जो है इकोसिस्टम जिससे सस्टेन होता है। यानी कि देखा जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वो बायोटिक में आते हैं, जैसे फंजाई, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, ये सब जो भी लिविंग एनिमल्स हैं, ठीक है। और एबायोटिक हो गए जैसे सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। आप देख सकते हैं विजुअल भी मैंने इसलिए डाले हैं कि थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा हो जाए समझना। ये वो चीज़ें हैं जो सजीव वस्तुओं में तो नहीं आती है, यानी कि लिविंग में तो नहीं आती है, बट लिविंग थिंग्स के लिए ये बहुत नेसेसरी है। इनके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। तो इनको एबायोटिक कैटेगरी में ये आते हैं और बायोटिक आप देख ही रहे हैं। तो इसके हिसाब से बायोटिक कैटेगरी में जो आता है इन ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी जो है प्लांट आएगा बायोटिक में। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड? उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे जो है हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन या फिर ट्रांसपिरेशन? हम शुरू से बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि जो पौधे अपना जो भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि संभव है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कंपोजिशन से, जिससे पौधे जो है ऑक्सीजन एंड शुगर तैयार करते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये भी क्वेश्चन में कई बार आता है कि कौन सा कंपोनेंट जरूरी है, तो क्लोरोफिल उसका एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। फोटोसिंथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ फॉर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन? एलुवियल, ब्लैक, सैंडी और रेड सॉइल? ये जो है ना ब्लैक सॉइल इसके लिए जो है कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहती है, जो कि पाई जाती है अपने महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। आप मैप में देख पा रहे हैं बाकी सॉइल भी। और बात करें ब्लैक सॉइल की, इट हैज़ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है इसकी हाई रहती है और ये न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड जो आइडियल है कॉटन फार्मिंग के लिए उन सब से रिच होती है। तो ब्लैक सॉइल इसका रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार बाकी सॉइल्स के भी आप नज़र मार सकते हैं। जो पहाड़ों में पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल होती है और एरिड सॉइल बोलते हैं जो इसमें सैंडी एरिया जो होता है डेजर्ट टाइप का। एंड रेड एंड येलो जो पाई जाती है ये आप देख पा रहे हैं, ये उड़ीसा वाला एरिया जो हो गया। एंड पीटी सॉइल जो है ये बेसिकली साउथ की साइड है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ प्राइमरी कंज्यूमर?
दीज आर हर्बीवोर्स दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी कंज्यूमर। जो पेड़ पौधे जो आते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर की कैटेगरी में, और उनका प्राइमरीली जो कंज्यूम करते हैं उनको वो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में। जैसे आप विजुअल से देख पा रहे हैं, ग्रास जो है प्रोड्यूसर है और इसका प्राइमरी कंज्यूमर जहाँ यहाँ पे ग्रास होपर दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही ग्रास होपर की तरह ही जो डियर है वो भी बेसिकली घास पे डिपेंड होता है, तो वो प्राइमरी जो इनमें से लायन, डियर, स्नेक, ईगल ये जो आगे हैं ये बाद की चेन में है, जो फूड चेन का पार्ट है। तो डियर इसका जो है पौधों का डायरेक्टली जो कंज्यूमर है, तो ऑप्शन नंबर बी ये डियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? ये हम सब जानते हैं कि सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है, एंड इट इज़ ए क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज़ करते हैं डीजल एंड पेट्रोल, उनका एक जो है ग्रीन अल्टरनेटिव है ये। इसका जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है। इट एमिट्स फ्यूअर पोल्यूटेंट्स सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इट्स वाइडली यूज्ड इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो जैसे हम पहले एक बार पूरी परंपरा ये आई थी, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से लोग शिफ्ट हुए थे सीएनजी पे, और अब जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं, तो सीएनजी उस टाइम में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया था और जो अभी भी यूज में है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है ये इन्वायरमेंट को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर? पौधे का जो है कौन सा हिस्सा पानी को सोखने में उसकी मदद करता है, यूजफुल होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो पौधे की जड़ है वो पौधे के लिए पानी सोखने का काम करती है, बिकॉज रूट हेयर्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट थ्रू जाइलम टिश्यूज। जैसे छोटे पौधे हम देखते हैं उनको तो रेगुलर इंटरवल पे पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे सूख जाते हैं। जो बड़े पौधे जो होते हैं, जैसे हम सड़क किनारे देखते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं पुराने, उनको कोई ऐसे रेगुलर यूज में पानी देता नहीं है। वो पानी अपना कहाँ से लाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ज़मीन में काफ़ी गहरी तक पहुँची हुई होती हैं, और वो जो है अपना गुजारे लायक अपना पानी ज़मीन से लेते रहते हैं, जिससे हमें वो हरे भरे दिखाई देते हैं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूट। पौधे जो है जड़ों से अपना पानी ज़मीन से सोखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा जो है वायु प्रदूषक है? ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे लिए लिविंग के लिए बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर इसका एक पोल्यूटेंट माना जाएगा। हीलियम और नाइट्रोजन भी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक टाइप का सबसे ज़्यादा जो माना जाए तो सीवियरिटी में पहुंचा देता है एयर क्वालिटी को, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन मोर एफिशिएंटली देन ऑक्सीजन। ये जो खून में ऑक्सीजन की बजाय बहुत जल्दी से घुल जाती है, और सबसे बड़ी बात इस गैस की ये है कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती जिससे हम उसको सूंघ पाएँ, और हमारे आसपास कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर लीक भी हो रही है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और वो हम उसको इनहेल करते रहेंगे एज यूजुअल सांस में, और कब वो हमारे खून में घुल के हमें बेहोशी की हालत में पहुंचा देती है ये पता भी नहीं चलता, which leads to health issues like headache and even suffocation in high concentrations. कई बार देखते हैं सर्दियों में कुछ केसेस ऐसे आते हैं, जैसे कोई रूम में अंगीठी जला के जैसे करते हैं ना, कि आग जला के अंगीठी में रूम में रख ली शाम को सेकने के लिए, रात को जैसे खाना वाना खाने के बाद कई बार हम ऐसे काम करते हैं। और पहले अंगीठी होती थी, आजकल जैसे ब्लोअर हीटर वगैरह रूम में लगाते हैं, तो कुछ देर के लिए चलाने के लिए चलो ये ठीक है, हमें सुकून देते हैं, ठंड से राहत देते हैं। बट कई बार क्या हो जाता है, इनका लॉन्ग टर्म में यूज जो है ये हार्मफुल एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि लोग जैसे हीटर को चला के चलता हुआ छोड़ के सो गए हैं, या फिर अंगीठी को जलता हुआ छोड़ दिया। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्हीकल पोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जित होती है। जैसे लाल तप्त कोक के ऊपर से, यानी कि रेड हॉट कोक के ऊपर से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजार दी जाती है, तो वो ब्रेक होकर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेती है, और
वो जो अंगीठी में आग जलते जलते कोक तो उसमें हो ही जाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गैस छोड़ते हैं वो उसके साथ मिलके फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेती है, और कमरे में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और हम सोए के सोए फिर कब बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म में सुबह जल्दी तक नहीं संभाला तो डेथ भी ऐसे केसेस में हो जाती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल है। इससे हमारा जो आज का टेक अवे ये भी रहेगा कि रात को हीटर वगैरह जो है चालू करके ना छोड़ें, और रजाई का आनंद लें, जिससे हम आपकी बिजली भी बचेगी और ज़िंदगी तो बच ही जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन? भूमि कटाव का जो है मुख्य कारण इनमें से क्या है? विंड एंड वाटर, फर्टिलाइजर, अर्थवॉर्म एंड क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन देखिएगा जरा। विजुअल से आप देख पा रहे हैं, एक में जो हवा चल रही है, जैसे देखो रेत को एक तरफ पहुंचा दिया गया है, किसी की खेत की रेत थी और वो चल के देखो कैसे आई हुई है। दूसरे विजुअल में आप देख रहे हैं कि ये पानी के कटाव की वजह से ये सब लग रहा है। तो फर्टिलाइजर जो है वो कभी भी सॉइल इरोजन का काम नहीं करेंगे। अर्थवॉर्म तो जो है किसान का मित्र भी माना जाता है, केंचुआ, जो मिट्टी की क्वालिटी को और अच्छा करता है। एंड क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण जिसको हम बोलते हैं, एक फसल के बाद अगले सीजन में दूसरी खेती करना, तो वो तो सॉइल इरोजन का कारण कभी हो ही नहीं सकती। तो विंड एंड वाटर जो है इसका राइट आंसर रहेंगे, सॉइल इरोजन का मुख्य कारण रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई वुड रिक्वेस्ट, आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन बेस्ड की क्वेश्चन है। असर्शन ये है कि ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कैन हार्म सॉइल क्वालिटी। जो पेस्टिसाइड का जो है एक्सेसिव यूज जो है सॉइल क्वालिटी को हार्म करेगा। एंड रीजन में ये दिया है कि पेस्टिसाइड्स किल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। मिट्टी के जो है बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो उनको ये मार देता है। पेस्टिसाइड किल सॉइल माइक्रोब्स, बिल्कुल सही बात है। डिस्क्रप्टिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल, जो न्यूट्रिएंट साइकिल अपना जो उसको डिस्टर्ब तो हो ही जाएंगे ये पेस्टिसाइड जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर मारते हैं। तो इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन एक बार देखिए हम, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही हैं और आर जो है इसकी करेक्ट एप्लीकेशन सही है, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो आगे तो चल के फॉल्स की बात आ गई जो है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर जो है वो करेक्ट एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन है ए की। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। सेशन में है, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिफोरेस्टेशन जो है, वनोन्मूलन जो है, वनों का कटना, वनों का खत्म होना जो है बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचाता है। एंड डिफोरेस्टेशन रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल एंड प्लांट्स। हैबिटेट होता है कि उनके रहन सहन का जो एनवायरनमेंट है, वनोन्मूलन से जो है एनिमल एंड प्लांट्स का जो है रहने की जगह पे उसको ये कम करता है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ कहने की, डिस्कशन की बात नहीं थी, सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस क्या होती है? बायोगैस को हम आम भाषा में गाँव में जैसे बोल देते हैं कि गोबर गैस, जो बेसिकली बन जाती है अनॉर्बिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लाइक एनिमल वेस्ट हो गया, किचन स्क्रैप हो गई, है ना, काउडंग केक वगैरह, जो काउडंग बुफेलो डंग केक, जो भी गोबर गैस टाइप जो भी चीज़ें आती हैं वो सब यूज करके गैस बनाई जाती हैं। एंड इसका जो है मिथेन इसका प्राइमरी कंपोनेंट रहता है, अप टू 40 to 70% ये इस मात्रा में पाया जाता है। वो डिपेंड करेगा आपका अपने किस टाइप के मटेरियल डाले हैं। तो इसमें कुछ हम ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि 50% ही रहेगा या 52 ही रहेगा, या कुछ ऐसे कोई फिगर हम नहीं दे सकते। हाँ, यूजुअली 40 to 70% इस गैस में मिथेन की मात्रा रहती है। कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है जो यूजुअली वेरी करती है 25 to 55%, एंड अदर गैसेज भी आप इसमें देख सकते हैं। तो मेन कंस्टिट्यूएंट पूछा गया है बायोगैस का, तो
ऑप्शन नंबर ए मीथेन इसका हो जाएगा राइट आंसर। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल? ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बारिश की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे किस टाइप की फार्मिंग जो है की जाती है? टेरेस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का तो ऑप्शन बिल्कुल भी आसपास नहीं होगा क्योंकि बात हो रही है हाई रेनफॉल की। मिक्स्ड फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग। तो हिल एरियाज है जहाँ पे यूजुअली हिल एरिया में ही जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है की जाती है टेरेस फार्मिंग, आप देख सकते हैं। which prevents soil erosion by reducing the speed of water runoff, commonly practiced in the Himalayas and Western Ghats of India। जो वेस्टर्न घाट्स है इंडिया के केरला साइड उनमें, और जो हिमालय का तो अपना पूरी बेल्ट ही है ये, हिमाचल उत्तराखंड से लेके आप फिर वाया नेपाल आप होते हुए आगे अरुणाचल सिक्किम सारा ये हिमालय ही है अपना। तो इसमें इस टाइप की खेती की जाती है। इससे क्या होता है, जैसे बरसात गिरती है तो पानी बहते बहते इसके रुकते हुए चलता है, जिससे ये सॉइल इरोजन भी इससे कम हो जाती है। और आप देख पाते हैं कि इसमें लोग अपनी खेती भी, चावल वगैरह भी खेती करवाते हैं आराम से इसमें। तो टेरेस फार्मिंग ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऊर्जा का नवीकरणीय साधन इनमें से कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम और ये नेचुरल गैस जो है, ये जो हमें धरती के अंदर से मिलते हैं, जो कभी ना कभी जाके तो हम मानते हैं कि ख़त्म हो सकते हैं। और नवीकरणीय साधन ये आते हैं जो जैसे कि सोलर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, ये सब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा में, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में। तो ऑप्शन सी सोलर ऊर्जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर डिप्लीशन का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन। ओजोन लेयर का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सीएफसी क्या करते हैं? दे रिलीज क्लोरीन एटम्स दैट ब्रेक ओजोन, यानी कि O3 इनटू ऑक्सीजन, थिनिंग द प्रोटेक्टिव लेयर। ये देख पा रहे हैं सीएफसी मॉड्यूल क्या करता है, ये क्लोरीन एटम रिलीज करता है, जो O3 जो फॉर्मूला होता है ओजोन का, 3 जो कंपोनेंट इसके, ये ब्रेक करके ये 2 में यानी कि ऑक्सीजन में कर देता है, और जो ओजोन की लेयर है वो थिन हो जाती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम? डिकम्पोजर इनका मुख्य रोल क्या है इकोसिस्टम में? प्रोड्यूस फूड, ब्रेक डाउन डेड मैटर, कंज्यूम एनर्जी, या फिर पॉलिनेट प्लांट्स। डिकम्पोजर का रोल, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बैक इनटू द सॉइल, एंड विदाउट डिकम्पोजर जो है डेड मैटर वुड अक्यूमुलेट डिसरप्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ये क्या करते हैं, जो मृत जीव वगैरह होते हैं, जो सूखे हुए पौधे होते हैं, उनको उनका पुनर्चक्रण कर देते हैं, जैसे पौधों को खा के या फिर जैसे मरे हुए जीवों को खा के बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको कंज्यूम करके बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और ये आप देख पाते हैं, ये मशरूम, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, ये सब आते हैं डिकम्पोजर की कैटेगरी में। तो इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो आप देख सकते हैं कि मरे हुए जानवरों का ढेर लग जाएगा और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। तो और जो जंगलों में जैसे पेड़ों के पत्ते गिरते हैं उनको कोई ख़त्म करने, ऐसा तो है नहीं कि सारे पत्ते कंज्यूम हो जाते हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वही उन पौधों को जो बायोडिग्रेड करते हैं। जो हम चीज़ें बोलते हैं ना बायोडिग्रेडेबल हैं कि नहीं, तो ये जो बायोडिग्रेडेबल है ये डिकम्पोजर का ही काम है, जो बायोडिग्रेड उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आप देख सकते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी हैं ग्रीन हाउसेज गैसेज का पार्ट। और ऑक्सीजन जो है अपना लाइफ सेविंग जो चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच कंट्री जनरेट्स द मोस्ट सोलर एनर्जी इन द वर्ल्ड? सोलर एनर्जी जो कि एक बहुत आजकल के माहौल में, आजकल के सिनेरियो में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है एनर्जी के मामले में, और जो ग्रीन एनर्जी मानी जाती है, आजकल हर कोई इसकी तरफ कर रहा है क्योंकि ये सस्ती भी पड़ती है, सरकार की तरफ से सब्सिडी इस पर मिलती रहती है, बहुत तरीक़ों से प्रमोट किया जा रहा है सोलर को। और आप देख पाते हैं कि आजकल गाँव में भी, खेतों में ट्यूबवेल के कनेक्शन वगैरह पे भी सोलर एनर्जी घरों पे भी खूब ट्रेंडिंग में है, और हर देश इसमें अपना पूरा योगदान भी दे रहा है इन्वायरमेंट को बचाने में, कि सोलर, हम जितना सोलर के ऊपर शिफ्ट होंगे हम उतना ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, और हम भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं हैं, नंबर 3 पे हम आते हैं। और उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, साउथ कोरिया, ये आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए चाइना इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन? जल संरक्षण करने में इनमें से कौन सी जो टेक्निक है, कौन सी प्रैक्टिस है वो हेल्प करेगी? डिफोरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को जमा करना, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, ओवर इरिगेशन, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप देख रहे हैं मॉडल कि बरसात के पानी को कैसे सेव करके उसको जो है रिसाइकिल, एक टाइप से अर्थ वाटर को रिचार्ज किया जाता है उससे, तो इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। किसी प्रकार की क्वेरी या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और आपको अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जो ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नए सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।